बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू आज हम करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो दरपेश माशी चैलेंजेस हैं, उन माशी चैलेंजेस के अंदर डॉलर की उड़ती हुई उड़ान थी जनाब, और रुपया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता नज़र आ रहा था। लेकिन अब यकदम से जो है वो आपके इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर कम भी हुआ है। इन सारी चीज़ों को एक तरफ जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है वो ये कहते हैं कि जनाब आलमी मालियाती इदारों से फ़ंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की जानिब से भी जो है वो सऊदी और अमाराती हुकाम से रब्ता किया गया, लेकिन कुछ साजिशी थ्योरीज हैं जो कि हर वक्त हमारे यहाँ पे हमारी सियासी मैदान के ऊपर, माशी मैदान के ऊपर, या आप ये कह लें कि मुल्क के ऊपर वो मंडलाती रहती हैं कि जनाब अगर अफगानिस्तान के अंदर अयमन अज़वाहिरी की हलाकत हुई और उसके बाद से डॉलर की एक कदर में कमी आनी शुरू हुई और ये अफवाहों का जो बाजार है में अब भी गर्म है। और इसी के साथ साथ अब से कुछ देर पहले ISPR की जानिब से भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर जो हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, उन शोहदा की फैमिलीज़ की जो दिल आज़ारी हो रही है, जो हुई है, और इस हवाले से जो कैंपेन शुरू हुई है, ये जो कैंपेन जारी है फेक अकाउंट्स के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी सख्ती के साथ जो है वो मजम्मत की गई है ISPR की जानिब से। और उसके ऊपर जो है वो अब से कुछ देर पहले ISPR ने अपना स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज भी जारी किया है। मजमूई तौर के ऊपर सियासी मैदान के ऊपर बात अगर हम करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो इस वक्त कौमी असम्बली के जो 9 नशिस्तें हैं उनके ज़मनी इंतखाब का जो शेड्यूल जारी हुआ है, फैसला उन्होंने किया है जनाब कि 9 के 9 हल्कों से वो लड़ेंगे और वो कहते हैं मुझे सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें, पाकिस्तान में सियासतदान अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि वक्तन फवक्तन इदारों के पीछे छुप कर उनका सहारा लेते हैं, और अगर जब वो उनके साथ चलें तो ठीक है और ना चले तो वो उनको निशाना बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम इमरान खान की बात करें और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है, फॉरेन फंडिंग के मामले पर वो कहते हैं जनाब कि मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया है। जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। 1 माह के अल्टीमेटम पे उन्होंने कहा अगर जल्द इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है तो ठीक, वरना फिर अगला लाहे अमल होगा। आइंदा 48 घंटे में अपना जो लाहे अमल है वो दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर अदालतों में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हमें नजर आ रही है। और एक बहुत अहम बात जिसके बाद मैं पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा वो ये कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान भी क्या -1 फार्मूले की जद में है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्जियाकार AVM शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार जैगम खान मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज़ कर देता हूँ। ज़रा मुझे इस वक्त ये बताइएगा कि क्या वाकई इस वक्त ये जो -1 की जो बाज़गश्त है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, क्या इमरान खान साहब उस फार्मूले की जद में है? अच्छा, मुझे नहीं पता ये ख्वाहिशें कहाँ से उभर रही हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमारी तारीख में या रिसेंट तारीख में कम से कम -1 हुआ नहीं है। और जिसके भी ऊपर भी कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया कि -1 होना चाहिए, वो -1 नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को बेशक प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, लेकिन क्या वो इरेलीवेंट हो गए, क्या वो -1 हो गए सियासत से? बल्कि वो तो पर तोल रहे हैं कि वापस अभी सियासत में आएंगे और वापस आके अपना इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करना चाहते हैं, और वो सब अपने कोर्ट केसेस को भी फेस करना चाहते हैं। इसलिए इसी तरह से इमरान खान, जो कि PTI की पहचान है, अगर आप इमरान खान से एग्री करें ना करें, उसकी पॉलिसी से आप डिसएग्री करें, जो भी आपकी सोच हो, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है कि वो इस वक्त PTI का एक कोलोसस है, एक पहाड़ है। और उसकी वजह यह है कि उसको जब हटा दिया गया, मिसाल के तौर पर उसकी जो 3.25 साल की हुकूमत थी, उसमें बेशक उसमें बेइंतहा गलतियां की हैं उसने, और बेइंतहा मेरा ख्याल है कि गलत चॉइसेस अपनाई गवर्नेंस के अंदर, जिसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ा लोगों को भी। आज भी उन्होंने कहा है कि मैंने 2 अपनी हुकूमत में गलती की है, पहले अभी मैं नहीं बताऊंगा, और दूसरी उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि वो तो जितनी गलतियां की, वो गलतियां जो हैं वो उसके बावजूद जब वो हट गए या हटा दिया गया या जैसा भी प्रोसेस हुआ है, एक प्रोसेस के थ्रू उनको हटाया गया, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसके बावजूद जो रीबाउंड करना है, इतनी जोर और ताकत के साथ जो वापस आना है, वो आपके अंदर जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेटेंट एनर्जी है, वो शो करती है। इस केस में हम पॉलिटिकल एनर्जी की बात तो करेंगे। शिजाज चौधरी साहब, ये बार बार ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें बाज़गश्त तो सुनाई देती है, तो ये -1 का फॉर्मूला है किधर से, कौन इसका खालिक है, आता कहां से, और सियासतदानों के ऊपर या फिर सियासी जमातों के जो लीडरान हैं या खास तौर पे जो उनके जो रहनुमा हैं उनके ऊपर ये बार बार क्यों आता है? हम माजी में भी देख लें, आपने भी एग्जांपल दी कि एग्जीक्यूट ना हो सका, लेकिन इसकी शुरली या फुलझड़ी जरूर छूटती है। हाँ, देखिए बात ये होती है कि अभी -1 हो गया यूके के अंदर, बोरिस जॉनसन -1 हो गया। तो असल में हमारे यहाँ इतनी शख्सी सियासत है, इतने लोग, इंडिविजुअल्स इतने ताकतवर हैं कि तमाम के तमाम जो सियासी निज़ाम है वो उसकी पहचान उन शख्सियात से इबारत है। तो जब उनको माइनस की बात की जाती है तो वो जो तूफान वहां नजर नहीं आता, वो जो भूचाल नजर नहीं आता आपको यूके के अंदर, वो यहां जरूर नजर आता है, क्योंकि इनकी शख्सी जो ताकत है और कुव्वत है, सियासी कुव्वत, वो इतनी बड़ी होती है। क्यों होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि गालिबन हमारी सियासत का मेरी नजर में इसका अंदर हल भी इसी के अंदर ही है कि किसी तरीके से हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, शख्सियात से हटा के ऊपर कर ले जाएं, और अगर हम वो जिस दिन वो कर पाए, और पब्लिक, ये जो सियासी पार्टीज हैं ये पब्लिक पार्टीज बन गई, लोगों की, आवाम का इसका हिस्सा बन गया, तो शायद जिस किस्म के जो मसाइल आते हैं, जिसके हमारी तमाम डिस्कोर्स ही शख्सियात के बाद इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा सर, मैं जरा सा इसी चीज के ऊपर आ जाता हूं, जरा सा क्या बोला आपसे चूंकि मैं कर लेता हूं, इसके ऊपर मजीद आगे चल के बात करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू और आपसे इस पे ले लेता हूं, क्योंकि DGISPR की प्रेस रिलीज और इस वक्त भी जो है वो एक चैनल के ऊपर बात वो कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, जो हेलीकॉप्टर हादसे के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, ये किन सर्कल्स की तरफ से हो रहा है? यानी इसको किन चीजों से और मनफी तरीके से इसको मुख्तलिफ चीजों के साथ जोड़ने की जो साजिश की जा रही है, जो कंस्पिरेसी की जा रही है, ये कौन लोग हैं पीछे सर? अच्छा फरीद, मैं आपको बड़ा वाज़ेह और बिल्कुल मोस्ट ऑनेस्टली बता दूं कि मुझे, मेरी नज़र में एक ही भी कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी जिसके ऊपर मैं ये कहूं कि अच्छा ये जो चीज़ है कोई इसके ऊपर गलत की चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है या क्या हो रहा है। मैंने देखा ही नहीं है। आई डोंट नो, आपको अगर पता है तो आप प्लीज मुझे जरूर कोट कीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊं। राइट। मेरी नज़र से चूंकि गुजरा नहीं है, और मैं एक प्रोफेशनल एविएटर हूं, प्रोफेशनल पायलट हूं, मैं इन तमाम चीजों को जानता हूं, मुझे बड़ा केयरफुली इन चीजों पे कमेंट करना होता है। Right. मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स के ऊपर अपना कमेंट तो नहीं दे सकता। फिर वेरी ट्रू सर। मैं तो सर बस मैं तो लिंक कर रहा था इसको ISPR की उस प्रेस रिलीज के ऊपर जो कि आपसे कुछ देर पहले आई है, और उसके बाद DGISPR भी एक चैनल के ऊपर बात करें, तो मैं उसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं NBC में आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आज हमने देखा आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब की भी प्रेसर थी, उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के अंदर भी जो डिस्कशन हुई, उन्होंने अहमद जवाहिरी की हलाकत के बारे में बताया कि जनाब इसके ऊपर बात हुई। फिर उन्होंने कहा जनाब कि वजीर खारजा साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन को क्लियर करें। फिर हमने देखा कि उसी चीज़ के बाद जो है जो हेलीकॉप्टर वाला इशू हुआ, हादसा हुआ, उसके ऊपर लेके ISPR की प्रेस रिलीज। तो ये कहाँ से ये थ्योरीज आ रही है? ये कौन है जो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है? देखिए बहुत क्लियर है, ISPR की प्रेस रिलीज में आइडेंटिफाई किया गया कौन लोग हैं ये, और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं इस तरह की, इंतहाई अफसोसनाक बल्कि जहालत की इंतहा है। मैंने एक देखा पोस्ट, उसमें लिखा था जी ये हुआ वो हुआ, वही प्रोपेगेंडा जो ISPR ने बताया कि हो रहा है। और अच्छा, हम लोग भी बहुत ही अहमक हैं, हम लोग उसको देखे बगैर फॉरवर्ड कर देते हैं जोश में आके, भाई ये हो गया। और तो उसमें जो, अगर आप उसके फॉलोअर्स देखें उस पोस्ट के, तो 2 फॉलोअर्स थे, अब वो पोस्ट 15 अफराद को फॉलो कर रही थी। इसका मतलब है कि सुबह सुबह बैठकर 10 मिनट पहले वो पोस्ट तैयार की गई और उसको आगे बढ़ाया गया। फिर कुछ हमारे जो लोकल ट्रोलर्स हैं उन्होंने हरकतें की, उन्होंने तस्वीर, बेहुदा तस्वीर कि एक जहाज है वो नोट बरसा रहा है, एक ड्रोन है वो नोट बरसा रहा है। ये इंतहाई मतलब बेहिसी और नाकदरी है ये उन अफसरों की, उन जवानों की जो जाने दे रहे हैं। अच्छा, ये तो ये वो केस है जो बहुत ही अजीब केस है। ये जंग के लिए नहीं जा रहे थे, ये लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे। ये लोगों को सैलाब से निकालने के मिशन पर थे, ये लोगों को की जिंदगी और माल, जानो माल वो बचाने गए थे ये। तो इनसे आपको क्या प्रकाश थी भाई, इनसे क्या मसला था आपका? फिर आप देखने, अगर आप फवाद साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रही।
उनको नहीं पता कि हमें जवारी का वाक़या किस वक्त हुआ, किस दिन हुआ, और ये वाक़या कब हुआ और किस दिन हुआ। इसी को मिला लें अगर आपस में, तो आपको एक गैप नजर आएगा बहुत बड़ा, जो बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। एयर मार्शल साहब बैठे हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा कि बाज़ औक़ात रात का वक्त हो जाता है, बाज़ औक़ात कितने हमारे मतलब मुशर्रफ अली साहब ले लें आप जनरल ज़िया का तैयारा ले लें आप, दुनिया भर में तैयारे गिरते हैं, हेलीकॉप्टर गिरते हैं, और बाज़ औक़ात टेक्निकल फॉल्ट होता है, टेस्टेड होते हैं, टेस्ट होके फ्लाई करते हैं, उसके बाद उनमें खराबी पैदा हो जाती है, विंड होती है, मौसम खराब होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से था, उनको शहादत का दर्जा मिलना था, उनको शहादत का मुकाम मिलना था, वो मिला उनको। और वाकई मैं बहुत बाज़ औक़ात जज्बाती जो है हो जाता हूँ उन बातों पर, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे सोशल मीडिया का एक ख़ास ग्रुप क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, और वो पूरे 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 पोस्ट जो हैं वो उठा के इंडियन टीवी चला रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, देखिए किस तरह हो रहा है। ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, वह बदमाश है तारिक फतेह का नाम पाकिस्तानी है, वो मरदूद इंडिया में बैठा हुआ 7 से 8 आईपीएस चला रहा है, वहां से चल रहा है वो। तो मैं समझता ये हूं कि आईएसपीआर ने एक मौक़िफ़ लिया है, एक स्टैंड लिया, उसमें सख्ती भी है, लेकिन उसमें एक पछतावा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये इन लोगों को इस हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम सब इस्लाम पर अमल करते हैं, हम शहीदों की कदर करते हैं, हम जान देने को तैयार हैं। कोई जान देने को तैयार नहीं है, ये जान लेने के लिए तैयार है। अब आप सोचिएगा कि जिन खानदानों पर बीती है वो, या उनके जो जानने वालों पर बीती है, ये हम पर बीती है, वो क्या है, और वो जवाब तलब कर रहे हैं फवाद मलिक साहब। वेरी ट्रू एनबीसी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये वो चीज है जिस तरह से शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो माशाल्लाह खुद एक प्रोफेशनल एविएटर है। जब आप किसी मिशन पे जाते हैं, जब आप किसी एक सॉर्टी पे जाते हैं, उसके अंदर आपके इस तरह की चीजें यानी अनएक्सपेक्टेडली आ जाती हैं। एज ए प्रोफेशनल एविएटर शहजाद चौधरी साहब, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो तो हम कितनी बात कर सकते हैं इस चीज के ऊपर कि ऐसी कितनी मरतबा, अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो उसके अंदर अगर एक पायलट अपने मिशन पे जाता है तो उसको अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो उसको इजेक्ट करना पड़ जाता है, इजेक्शन वो कर लेता है उस चीज के अंदर। तो हम कंस्पिरेसीज के साथ चीजों को जोड़ देते हैं। जैगम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां तक बात हुई हमारे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ साथ जनाब एमन जवाहिरी की जिस तरह से हलाकत हुई है, और मामला डॉलर की गिरावट के साथ हमने अगर सोशल मीडिया पर देखे तो उन्होंने इन पोस्ट को उसके साथ जोड़ दिया। ये कंस्पिरेसी विद इन, ये कहां ले जा रहा है हमें सोशल मीडिया के ऊपर? कौन लोग हैं वो जो इन सारी चीजों को, यानी एक तरफ आपकी आईएमएफ के साथ डील, आपकी बातें, आपकी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोशिशें, वो सब एक तरफ बह गई सारी की सारी, और कंस्पिरेसी करने वाले जो है वो ये साजिशी थ्योरियां गढ़ रहे। फरीद साहब, हालिया महीने में हमारी सियासत ने 2 दफ़ा हमारी रेड लाइन्स अबूर की हैं। एक वो जब हरम मदनी में नारे लगाए गए, सियासत को हरम मदनी में लेकर गए, जहां हम आवाज़ ऊंची नहीं करते, जहां कोई इमारतें भी बन रही हों तो कोशिश की जाती है कि आवाज़ ना आए। हमारे लिए बहुत मोहतरम तरीन जगह है। एक तो वो था, और एक अभी कि जब हमारे शुहदा की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ सियासत खेली गई, ये भी उतना ही तकलीफ देह है हमारे लिए रेड लाइन है। देखिए, फ़ौज का जो सियासी रोल होता है, फ़ौजी अफसरान का, कुछ का, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उस पर बात करना एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब हमारे सोल्जर्स, हमारे जनरल्स अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पर होते हैं, वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं, या हमारे लिए कोई काम कर रहे होते हैं किसी मुसीबत में, वो एक ऐसा एरिया है जिस पर ना सियासत हो सकती है, ना तनकीद हो सकती है, और ना साजिशी थेरियाँ उसमें घड़ी जा सकती हैं। उसमें हमें फ़ौज की जो अपनी राय होती है, जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उस पर इन्हसार करना होता है। बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें एक ही जगह से आई हैं। मसला ये है कि इमरान खान कुछ मेटा नैरेटिव्स बनाते हैं, और फिर उनके पीछे जो जमात है, कुछ भी दुनिया में हो जाए, कुछ भी पाकिस्तान में हो जाए,
वो फौरी तौर पर उस मेटा नैरेटिव के, उस नैरेटिव के अंदर नैरेटिव की मशीन में घुसाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे मुल्क के साथ कुछ हो, मिल्लत के साथ कुछ हो, लोगों के जज्बात के साथ कुछ हो। ये उन्हें फिर से उन्होंने किया है, क्लियर है कि इन्होंने किया है। उनकी कुछ वीडियोस भी आ चुके हैं, एतराफ़ भी आ चुके हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। देखें, जहाँ तक अमानत ज़वाहिरी की बात है, कोई हमारा चाचे का पुत्र नहीं था। पाकिस्तान को जिन लोगों ने खून में नहलाया है उसमें अमानत ज़वाहिरी भी शामिल है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितने अमेरिका के लोग मरे हैं उससे 10 गुना से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग मरे हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कोई अफगान तालिबान भी जो हैं वो हमारे ताया नहीं है। इस वक्त भी पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पनाह दी हुई है। तो सर ये डॉलर की कमी और रुपए में इस्तेहकाम कहां से किधर की कड़ी कहां जोड़ दी गई है? यानी कि जहालत है फरीद, जहालत की बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई देखिए, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने हमारी नाकों से लकीरें लगवाकर उसके बाद हमें फंड्स दिए हैं। आसानी से नहीं मिले हैं। ये 4 महीने आसानी से नहीं गुजरे। सख्त तरीन कंडीशंस। पाकिस्तान 20 से ज्यादा दफा IMF के प्रोग्राम में गया है। इस बार से ज्यादा सख्त कंडीशनैलिटीज IMF ने कभी नहीं लगाई थी। इस कौम ने सख्त तरीन मुश्किलात अख्तियार की हैं। इस वक्त की हुकूमत ने सियासी खुदकुशी की है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। ठीक हो गया सर, मैंने एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक के बाद आपकी इस बात को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, एक ब्रेक मैंने लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे, उस पर मजीद बात करेंगे। शहजाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, जैगम खान साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, इन तीनों सीनियर तज्जियाकारों से इन मौजूआत और आज अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा सर। डॉलर की जो गिरावट है, रुपए में इस्तेहकाम है, IMF की कड़ी शराइत हमने पूरी की है, यही असल वजह आप भी समझते हैं कि इस वक्त रुपया मुस्तहकम हो रहा है और मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है? या आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि डॉलर का जो पहले स्ट्रेंथ थी, जिसमें रुपए की गिरावट थी, वही गलत था। वही एक मैनिपुलेशन थी मार्केट की, और उस मैनिपुलेशन की वजह से जो रुपया है उसकी कदर गिरती रही। और उसके अंदर जाहिर है कि हमेशा होल्डर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि मुनाफा कमाना चाहते हैं और तेज पैसे बनाना चाहते हैं। वो इस तरह की मार्केट की जो मैनिपुलेशन है उसको करते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए, और ये भी पॉसिबिलिटी है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है, वरना ना तो भी IMF के पैसे आए हैं और ना ही किसी और मुल्क ने अभी तक ट्रांसफ़र किया कुछ, सिवाय चीन के 2.4 बिलियन के जो कि हमारे पास रखवाए गए हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी रकम आई भी नहीं है, बल्कि इस हफ्ते की, बल्कि आज की रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते हमारे जो रिजर्व्स हैं और ड्रॉप हो गए, 8.4 बिलियन डॉलर्स पे चले गए। तो अगर असल में आपके रिजर्व्स ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर उसकी तो बुनियादी बात क्या हुई? डिमांड एंड सप्लाई का मसला। डॉलर जुड़ा हुआ है डिमांड किसी भी तरीके, किसी भी और कमोडिटी की तरह। यानी किसी कंस्पिरेसी से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, आप भी कह रहे हैं? नहीं, कॉन्स्पिरेसी के साथ तो किसी चीज को भी नहीं जोड़ना चाहिए ना। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना। ये आप सियासत कॉन्स्पिरेसीज के लिए करते हैं या मुल्क के इस्तेहकाम के लिए करते हैं? कॉन्स्पिरेसीज तो डिसरप्टिव होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज तो किसी निज़ाम को तबाह करने के लिए होती हैं। तो आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, इश्ताल दिलाना चाहते हैं, आप निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं, चाहे वो मुआशी है, चाहे आपका माशरती है या सियासी है या जो भी है, तो वो तो फिर सियासत ना हुई ना। तो हमारे यहाँ सियासत चूंकि सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए की जाती है कि मैं किसी तरीके से ताकत की कुर्सी पे पहुंच जाऊं, उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तो असल जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। और मैं आमतौर पे कहा करता हूं कि ये जब तक इसको पब्लिक सर्विस नहीं समझा जाएगा और सिर्फ ताकत का हसूल समझा जाएगा और ये अवामी खिदमत नहीं समझा जाएगा और अवामी खिदमत के तरीके क्या होते हैं ये नहीं समझा जाएगा, और जिस तरह मैं पहले हिस्से में भी कह रहा था कि शख्सियत के साथ जोड़ा जाएगा हमारी सियासत को, तो फिर हम ऐसे भूल भुलैयों में फंसे रहेंगे। और कम से कम हमारी हद तक जो हम बैठे बात करते हैं, हम सब और बड़े माशाल्लाह, मतलब मेरे काबिल कदर साथी हैं दोनों के दोनों। मैं आई नो देम, आई हैव अपीयर्ड विद देम। आप बजाते खुद हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं ये असल में क्यों की जाती हैं। वो बात हुई थी ना दिवालियापन की, ये ज़हनी दिवालियापन का निशाना है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान खुदा न खासा
पाकिस्तान ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुका है, ज़हनी तौर पर। जब तक जहन नहीं बदलेंगे और लीडरशिप उसके अंदर शामिल नहीं होगी, सियासी पार्टियां शामिल नहीं होंगी, तो हमें पता होगा कि हमारे मुल्क का असल इंटरेस्ट क्या है। राइट, ओके, मैं सर इसी बात को ले चलता हूं। एनबीसी, मुझे जरा बताइएगा, जो बात शहजाद चौधरी साहब ने बात की है कि जहनी तौर पे हम दिवालिया हो चुके हैं, अब यहाँ पे ये जो शख्सियात की बात है, या फिर एक बात और भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जनाब जो चीज़ें वो सब आपके सामने, क्या रीप करना चाहते हैं, क्या फवायद वो हासिल करना चाहते हैं सब कुछ करके? तो पहली बात तो बिल्कुल इमाम साहब ने बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल जज्बात की तर्जुमानी की हमारे, कि हम और आज जो कुछ भी हुआ है, कल जो कुछ भी हुआ है, इस हादसे के बाद, शहादतों के बाद, सोशल मीडिया पर वो हमारे दिवाली और इखलाकी, ज़हनी और इखलाकी दिवालियापन की मिसाल है। एक किस हद तक मनफी सोचता है और किस हद तक मुल्क के खिलाफ सोचता है। देखें, अगर मुल्क को फायदा हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप मुल्क के खिलाफ हैं। अगर पाकिस्तान में डॉलर सस्ता हो रहा है और आप उसको किसी कॉन्स्पिरेसी से मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कोई और काम कर रहे हैं, किसी और का काम कर रहे हैं। अब आप ही देखिए कि जो इकोनॉमिक, जो हमारा फाइबर है, पूरा फैब्रिक है, वो आपके सामने है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है डॉलर बाहर कम जा रहे हैं, अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा जो स्मगलिंग थी डॉलर की, वो रोकी गई है बाकायदा। अफगानिस्तान जा रहे थे वो, और अफगानिस्तान तो गाड़ियाँ जाती थी लद लद के, वो रोका गया है। हमने अपनी जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट हैं, जो बहुत पहले से हम कह रहे आ रहे थे कि बड़ी गाड़ियाँ और अय्याशी का सामान और उन पे काबू पा लिया आपने, उन पे कमी ले आए, उन पे काबू पा लिया, डॉलर बच गया। तो इसका मतलब है डॉलर के बाहर कम जा रहा है। फिर हमने जो ज़र मुबादला के जो एजेंट्स थे, इनको टाइट किया, इनकी न्यूज़ टाइट की हमने। वहाँ से उन्होंने अपना डॉलर निकाल के बाहर फेंके। कराची में एक इलाका है बोल्डन मार्केट, जी हाँ, वहाँ पर तुम रफरीद तुम तो जानते होगे, मेरे ख्याल है दोनों तो हमारे दानिश्वर हजरात भी तो वहाँ कभी गए होंगे। वहाँ पर फुटपाथ पे खड़ा होता है पैसे लेकर, जी हाँ, एक्सचेंज वाला, एक छोटा सा केबल लगा लेता है, उसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन और सारी चीजें वो कर रहा होता है। डॉलर की गड्डियां हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। जी हाँ, इंट्रा बैंक में डॉलर सस्ता है, ओपन मार्केट में महंगा था, अब वहां भी सस्ता होना शुरू हो गया। सर यार एक अच्छा काम हो रहा है। मैं आपकी इसी बात को लेकर ना, मैं देखिए, जी, आर्मी चीफ ने जो आज फोन कॉल की है कई मुल्कों को, वो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, और 2-3 रोज में आपको एक और अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। फिर अभी यूएई के प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को कॉल किया है और इस सानहे पर ताज़ियत की है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने कॉल किया है और ताज़ियत की है। तो ये इंटरेक्शन चल रहा है एक, राइट। मैं आपकी इसी बात को ना सर, मैं आपकी इसी बात को लेके जो है ना, मैं आगे जाता हूँ। जहन साहब, मैं आपसे जरा ना कंक्लूडिंग पार्ट लेता हूँ, मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है, इमीडिएट ब्रेक थी यहाँ पे। ब्रेक के बाद आता हूँ, आपसे जरा मैं लेता हूँ रिमार्क्स, एंड देन प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके सर बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जगम साहब, ब्रीफली बताइएगा जरा सा, एक तरफ खान साहब ने 9 हल्कों से ज़िमनी इंतखाब खुद लड़ने का फैसला किया, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद भी नहीं और उसके ऊपर दबाव भी बढ़ा रहे हैं, और जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी नताइज कैसे तस्लीम करेंगे वो? अगर उनके हक में आए तो फिर शायद वो तस्लीम करेंगे। वैसे हालिया रिकॉर्ड तो ये बताता है कि जब उनके हक में नताइज आते हैं वो फिर भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन अगर उनके हक में आए तो फिर डेफिनेटली वो तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, सिस्टम को वो तस्लीम नहीं कर रहे और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि वो 9 हल्कों पे लड़ेंगे, एक हल्का रखेंगे। अगर उनको इस वक्त जो हल्का है ये समझ लिया जाए कि वो उस हल्के से रिजाइन दे चुके हैं, ठीक, बाकी 8 का क्या होगा? बाकी 8 में फिर से इलेक्शन। तो ये फैसला क्यों किया उन्होंने कि 9 के 9 से वो अकेले खुद लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस फैसले का मकसद ये है कि बजाय इस खेल को प्रॉपर तौर पे खेला जाए,
वो इस खेल के खिलाफ खेल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इन हलकों पे लड़ने का मतलब ये है कि वो इन हलकों पे वापस नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि इनके लोग वापस आए, वो दोबारा से इन हलकों को वापस लेकर जाएंगे, नए इलेक्शन में ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि शायद वो ये फियर महसूस कर रहे हैं कि अगर इन 9 हलकों में उनके कैंडिडेट हार गए तो वो बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो एक इमेज बना है और जो एक मोमेंटम बना है पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन से, शायद वो उस मोमेंटम को लूज कर देंगे। लेकिन मेरी अपनी राय में खुद भी एक बहुत बड़ी गैम्बल है। इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त शायद उनकी जमात सबसे पॉपुलर है, लेकिन जो हलकों की डायनेमिक्स होती हैं उसमें वोट सिर्फ पार्टी के नहीं होते, सिर्फ पॉपुलर लीडर के नहीं होते, बल्कि वहाँ पे जो वोट होते हैं वो कैंडिडेट के भी होते हैं जिसने वहाँ काम किया होता है। मेरे ख्याल में ये कोई गिवन सिचुएशन नहीं है कि इन तमाम हलकों में जीत जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं सर कि 9 हलकों से इंतखाब लड़ना, ज़िमनी इंतखाब, खान साहब क्या चाहते हैं? क्या वाकई वो तैयार हैं जल्द ही आम इंतखाबात में जाने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासत इस वक्त बहुत सारे लेवल्स पे हो रही है। सियासत पार्टीज के अंदर भी हो रही है, और ख़ास तौर पर अगर आपने एक आध हल्के में देखा हो तो ये कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक ख़ानदान के ही चंद अफराद दोबारा शायद इलेक्शन लड़ने में पीटीआई की तरफ से इंटरेस्टेड हैं। एक तो उसको न्यूट्रलाइज करना मकसूद था कि ये हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स की तरफ नहीं बनने देंगे, नहीं जाने देंगे। अगर ये सोच हो, मेरे ख्याल में तो ये सोच भी हो सकती है। दूसरा, उनकी सियासत चल रही है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप मेरी नायली की बात कर रहे हैं, मैं अपने आप को लॉन्च कर रहा हूं 9 हलकों के अंदर। तो एक तरह से जिस तरह होता है चैलेंज कर रहे हैं उनकी उस अथॉरिटी को कि आप मुझे करके दिखाएं। तीसरा, आई थिंक ज़ाहिम साहब ने उसका बड़ा अच्छा जिक्र किया कि वो शो करना चाहते हैं कि उनकी ज़ात कितनी पॉपुलर है। 9 हलकों में जब उनका नाम खड़ा होगा तो साबित करना चाहते हैं कि देखिए मैं 9 हलकों से अगर जीतूं, अगर जीते तो रिटेन तो एक ही सीट कर सकेंगे सर। नहीं, वो सीट की बात नहीं है ना, सीट की बात नहीं है, उनका सीट हदफ नहीं है। उनका मकसद ये साबित करना है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी इमरान खान से रिलेटेड है, और बाकियों को ये समझाना और बताना कि ऐसे इमरान खान को सीन से हटाना मुश्किल है या -1 करना मुश्किल है। चौथी बात, मेरे ख्याल में पंजाब असेंबली के अंदर ये गुफ्तगू हुई जिसके अंदर ये जिक्र किया गया कि आप लोग इलेक्शन लड़के आ तो गए, जो कि अभी नए 14-15 उनके लोग आए, लेकिन आपका टर्म बहुत छोटा होगा क्योंकि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर वो टर्म छोटा करके, और उनका ज़ाहिर है खर्चा होता है सारा कुछ, तो उन्होंने कहा फिर हमें अगर थोड़े टाइम के लिए आना था तो फिर आने की क्या जरूरत है। मेरा ख्याल है ये इस चीज को भी केटर करने के लिए, ताकि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो ये शिकायत दोबारा ना लेके। एनबीसी आपकी तरफ जी कंक्लूड कीजिएगा एनबीसी इस चीज को कि खान साहब का ये कि बहुत कंट्राडिक्शंस हैं विद इन पीटीआई। एयर मार्शल साहब ने कहा डायनेस्टी, खानदानी सियासत, तो मुल्तान में देख लें क्या हो रहा है। मुल्तान में मखदूम शाह महमूद साहब कौमी असम्बली के रुकन है, उनका बेटा जैन कुरैशी वो सूबाई असम्बली का रुकन है। अब जो सीट खाली हुई है एमएनए की, वहाँ उनकी साहबजादी को टिकट दिया गया है। परवेज खटक साहब का जो पूरा ख़ानदान है, पूरा परिवार कुछ न कुछ है, एमएनए है, एमपी है, या काउंसलर है, या चेयरमैन है, या कुछ है। तो ये कोई मेरा ख्याल है मसला नहीं है। अगर इमरान खान साहब के साहबजादे यहाँ होते तो शायद वो पॉलिटिक्स में होते। तो ये हमारा एक खमीर है, हमारा जनूबी एशिया में एक सूरत हाल है। तो सर क्या यही वो चीज़ है जिसके ऊपर खान साहब ने ये डिसीजन लिया है और फैसला कर रहे हैं कि वो 9 के 9 हलकों के अंदर वो खुद ही लड़ लेंगे? क्या वो पार्टी में अपनी पॉपुलैरिटी को शो कराना चाहते हैं? या जो तुमने कैरम खोला, कैरम तुमने बहुत खेला होगा अपने बचपन में, और जब हम हारते थे तो कैरम बोर्ड का पूरा बोर्ड हम खराब कर देते थे, जाओ हम नहीं खेलते, दोबारा जमाओ। तो सूरत हाल यही है। वो चाहते ये हैं कि बार बार इंतखाबात हों, बार बार एक सीट से रूटीन करें, फिर उससे इस्तीफा दें, यानी ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। हाँ, यानी कि वो ये चाहते हैं। मसला यही है। जो बचपन का खेल हम खेलते थे, वो विकेट उठा कर ले जाया करते थे, बाज़ औक़ात ठीक है सर, बॉल गायब कर देते थे। तो यही खेल चल रहा है इस वक्त, और ये नुकसानदेह है। देखें, खान साहब ने जो अपना स्टेचर बनाया, बहुत बड़ा स्टेचर है। ठीक है सर, कंक्लूड कीजिएगा। आई हैव टू क्लोज इट सर। नो डाउट। लेकिन उसके बाद अब जो पॉलिसी चल रही है, अब फवाद मलिक जवाब तलब कर रहे हैं वजारत खारजा से, और आईएसपीआर कह रहा है तो जवाब तो आ चुका है। बिल्कुल सर, क्या जवाब चाहिए आपको? राइट सर, आई हैव टू क्लोज इट। समझ में नहीं आ रहा कि ये
पार्टी किधर जा रही है, इसकी सिमत क्या है, राइट इसकी सिमत फाउंडेशन है तसादुम है, तो फिर ठीक है, देखते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका नासिर बेग चुगताई साहब, थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। जैगम खान साहब थैंक यू सो मच। शहजाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।